गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिक्षक भाई बहनों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार एक बार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद योर सर में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा सौरमंडल, जिससे परीक्षा में विभिन्न परीक्षा में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखाएंगे, जो तुम्हें मालूम है वो भी, जो नहीं मालूम है वो भी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, हमने हमारा सौरमंडल का चित्र बनाया हुआ है। नामांकित चित्र है, हालांकि ये उतना अच्छा नहीं है जैसा होता है सौरमंडल। और राष्ट्रीय IIM छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा 2024-25 के अंतर्गत हम आज विज्ञान विषय में या SST विषय में सौरमंडल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बच्चों जो आपको पता होंगे, और इसी सौरमंडल से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं। हमारा सौरमंडल है जिसमें कुल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह। पहले 9 हुआ करते थे। सन 2006 में प्लूटो जो था उसको ग्रह नहीं माना गया, इसकी ग्रह की मान्यता खत्म कर दी और इसको बना दिया क्षुद्र ग्रह। क्या बना दिया? क्षुद्र ग्रह। ग्रह क्या होते हैं बच्चों? ग्रह वे होते हैं जो ऐसे खगोलीय आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वे सभी ग्रह कहलाते हैं। ग्रह की परिभाषा है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। सामने दिए गए सौरमंडल में कौन से स्थलीय ग्रह हैं? या ऐसे लिखें, इनमें से कौन से स्थलीय ग्रह हैं? तो 1 2 3 4 ये सभी कहलाते हैं स्थलीय ग्रह। क्या कहलाते हैं? स्थलीय ग्रह का मतलब ये है कि इनकी जमीन जो है पृथ्वी के समान है। कैसी है? पृथ्वी के समान। इन्हें स्थलीय ग्रह या पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह। ध्यान से समझते जाएंगे। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। 4 ग्रहों के बाद एक असंख्य आकाशीय पिंडों की एक श्रृंखला पाई जाती है। छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये भी कॉमेट हैं या क्षुद्र ग्रह हैं या उल्का पिंड, कुछ भी हो सकते हैं। ये पूरी बेल्ट पाई जाती है, इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। इसके बाद जो पाए जाते हैं ये सभी कहलाते हैं ठंडे ग्रह। कैसे कहलाते हैं? अब इन्हें ठंडा ग्रह क्यों कहते हैं? देखो, सूर्य के नज़दीक 4 ग्रह हैं, बीच में की एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसके लास्ट में ये जो ग्रह है यहाँ से इनकी ठंडक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। जो सूर्य के ज़्यादा नज़दीक होगा वो उतना गर्म होगा, तो जो सूर्य से दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा। इन्हें आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो 4 क्वेश्चन हो गए, इसमें ध्यान रखना। सबसे पहले स्थलीय ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पार्थिव ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और आंतरिक ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इनकी सारी संरचना जो है पृथ्वी के समान ही होती है। जमीन या क्रस्ट पाया जाता है इन पर। ठीक है। अब यहाँ अगर प्रश्न अगला बनाया जाए तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। सूर्य के निकट सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ऐसा क्यों है बताइए? हाँ, CO2 के बादल पाए जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म है। जबकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन ये उतना गर्म है नहीं। पृथ्वी को कहते हैं जीवनदानी ग्रह। क्या बोलते हैं? जीवनदानी ग्रह। मतलब पूरे सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, लोग वहाँ जी रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो जीवनदानी ग्रह कहेंगे पृथ्वी को। ठीक है। दूसरा क्या नाम है पृथ्वी का? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन है और पृथ्वी पर ही हम, इस धरती से ही हम ये वीडियो डाल रहे हैं। इस पर खड़े होकर इसकी ऊपरी सतह पर, जिसे हम भूपर्पटी बोलते हैं, भूपर्पटी में बहुत प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और जितने भी खनिज होते हैं वो भूपर्पटी में पाए जाते हैं। और भारत में पाए जाने वाले खनिजों का पूरे विश्व में पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, उनका 17% हिस्सा कौन से राज्य मिलता है? राजस्थान में। वेरी गुड। आगे लिखिए। गैसीय दानव किसे कहते हैं? गैसीय दानव। तो ये जो दोनों ग्रह हैं बृहस्पति और शनि, इन्हें गैसीय दानव बोलते हैं। गैसीय दानव। ठीक है। आगे लिखेंगे। इसको गैस जाइंट बोलते हैं अंग्रेजी में। गैस जाइंट, GIANT। अब बर्फ आइस जाइंट किसे बोलेंगे? यानी कि
बर्फ दानव। देखो दानव माने राक्षस होता है बच्चों, लेकिन यहाँ ग्रहों के लिए उपयोग किया गया बर्फ दानव। इनको बोलते हैं आइस जाइंट। क्या बोलते हैं? आइस जाइंट। ठीक है, अब देखो इन्हें आइस जाइंट क्यों कह रहे हैं, कोई बच्चा बताएगा इनको बर्फ ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य से काफ़ी दूर है ये, और यहाँ पर आते आते ये जम जाते हैं बर्फ़ के, ये टोटल बहुत ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है, इसको इनको आइस जाइंट बोलते हैं। ठीक है, अरुण वरुण जो लास्ट ग्रह है। अगला प्रश्न लिखिए, जोवियन ग्रह किसे बोलते हैं? जोवियन ग्रह, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, जोवियन ग्रह किसे बोलते हैं? और बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये आंतरिक ग्रह थे, स्थलीय ग्रह थे और पार्थिव ग्रह थे। ठीक है, जीवनदानी ग्रह पृथ्वी है और नीला ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े महासागर है। ठीक है, और महासागरों का रंग नीला होता है, किसके कारण होता है नीला? बताओ, ये विज्ञान का क्वेश्चन है। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सूर्य की किरणें बूंदों पर पड़कर बिछड़ जाती हैं, यही प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो एक में से कई प्रश्न बन गए। लिख लिया ये तीनों क्वेश्चन। गैसीय दानव किसे कहते हैं? जोवियन ग्रह कैसे बोलते हैं? तो जोवियन में आप लिखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चारों ग्रह को बोलेंगे जोवियन ग्रह। ठीक है, और बाह्य ग्रह भी कहते हैं इन्हें, बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, एस्टेरॉयड बेल्ट, या ऐसे लेके मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सी बेल्ट पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सी बेल्ट पाई जाती है? बृहस्पति ग्रहों के बीच कौन सी बेल्ट पाई जाती है? आंसर लिखेंगे क्षुद्र ग्रह, पेटी या एस्टेरॉयड बेल्ट, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, पेटी या एस्टेरॉयड बेल्ट, अंग्रेजी में एस्टेरॉयड बेल्ट और हिंदी में क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह वे ग्रह होते हैं जो ग्रह की परिभाषा को पूरा नहीं करते। जैसे प्लूटो जो था 2006 से पहले ग्रह था, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा मेहमान, इसको 2006 में वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि ये ग्रह की परिभाषा को पूरा नहीं करता, अर्थात इसको हम क्षुद्र ग्रह या कॉमेट बना देते हैं। आगे लिखिए अगला क्वेश्चन। बौना ग्रह, मैकमेक, यहाँ लिख दे रहा हूँ, बौना ग्रह, बौना ग्रह, मैकमेक कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ठीक है, आंसर लिखेंगे क्यूपर बेल्ट, यहाँ पे पाया जाता है मैकमेक, ये क्यूपर बेल्ट है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। आंसर लिखेंगे क्यूपर बेल्ट। चलो अब इसको डिलीट कर दें, ये आपने समझ लिया है, मेरे हिसाब से समझ लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन गए, तो हम इसको डिलीट करके अगला पेज देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत, इसको महाविस्फोट सिद्धांत भी बोलते हैं बच्चों, महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? आंसर लिखेंगे, कौन से वैज्ञानिक थे? जॉर्ज लेमेथियर, जॉर्ज लेमेथियर। अगर ये पूछा जाए ये किस विषय में है बिग बैंग थ्योरी, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में है। किसकी में? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में है, यानी ये ब्रह्मांड कैसे रचा। हमने कुछ दिन पहले बच्चों से पूछा था कि धरती पर पानी है कि पानी में धरती तैर रही है, तो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये धरती है कहाँ। तो हम इस समय ब्रह्मांड में एक 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से
कितने 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमते हुए पिंड पर इस समय भी घूम रहे हैं हम धरती पर। और हम कहाँ पे हैं? सौर मंडल में। कहाँ हैं हम सौर मंडल में एक जीवनदानी ग्रह जिसमें जीवन है, जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी के एक बहुत बड़े महाद्वीप एशिया, जिसमें एक छोटा सा देश है भारत देश की एक जनसंख्या में बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले हाथरस की एक तहसील सासनी के बिजलीगढ़ गांव के कक्षा कक्ष से हम आपको ये पूरा वाकया सुना रहे हैं। तो हम कहाँ पर हैं वास्तविकता में? सौर मंडल में। कहाँ पर हैं? तो सौर मंडल में जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड अनंत है बच्चों। अभी तक वैज्ञानिक इसका पता नहीं लगा पाए, अभी चल ही रहा है। अनंत ब्रह्मांड है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है कहाँ तक है। लिखिए अगला, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली से मतलब है ग्रह और उपग्रह। सौर प्रणाली की खोज किसने की? यह है कॉपरनिकस। सौर प्रणाली का मतलब यह है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना ही सौर प्रणाली है। सभी ग्रह अपने अक्ष में घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर वृत्ति पथ पर अपनी अपनी कक्षाओं में गति करते हैं। अगला लिखें, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने, बिल्कुल अभी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं ग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रह, या अंग्रेजी में बोलते हैं ना प्लेनेट। PLANET, प्लेनेट। ठीक है, तो ग्रह की परिभाषा है ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए। ठीक, सूर्य क्या है? ग्रह को उपग्रह? सूर्य तारा है, न ग्रह न उपग्रह, ध्यान रखना। आगे लिखें, ग्रहों की गति का नियम या ग्रहों की गति किसने प्रतिपादित की? ग्रहों की गति किसने बताई? एक वैज्ञानिक थे केपलर, इन्होंने ग्रहों की गति बताई थी। अगला क्वेश्चन लिखे, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल? 88 तारामंडल है अंतरिक्ष में। बच्चों अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। जिस ग्रह पे हम रहते हैं पृथ्वी पे, हमारी पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में, हमारा सूर्य कौन सी आकाशगंगा में है? बताओ कोई। ये जो सूर्य है किस आकाशगंगा में है? मिल्की वे? नहीं पता? आकाशगंगा में स्थित है। यह दुग्ध मेखला या मिल्की वे? मिल्की वे। ठीक है, लिख लिए? यस सर। आगे देखें, हमने क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? पर्वत चोटी कितना ऊंचा है बच्चों, ये पता है? ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी मैं वीडियो बना लूँ, 10 मिनट बाद संपर्क करना, वीडियो बना लूँ। हाँ
तो ये है निक्स ओलंपिया। कौन सी है? निक्स ओलंपिया बच्चों एवरेस्ट से 3 गुना ऊंची है। कितनी? 3 गुना। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंची। गुना 3 गुना ऊंची है और ये मंगल ग्रह पर है। कहाँ पर है? अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा पर्वत या पहाड़ कौन सा है? निक्स ओलंपिया, मंगल ग्रह पर, और उससे 3 गुना ऊंची। अगला लिखेंगे कुछ, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता ये है हमारे सूरज चाचा, सूर्य। ठीक है, एक तारा है। क्या है? लाखों करोड़ों वर्ष से चमकता हुआ तारा। आगे लिखें, किसी ग्रह की सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? किसी ग्रह की सूर्य से, पहले अधिकतम लिखेंगे, अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? और एक होता है उपसौर। उपसौर में होती है दूरी न्यूनतम। क्या होती है? अधिकतम का मतलब अधिक से अधिक और न्यूनतम का मतलब कम से कम। इसे बोलेंगे अपसौर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन लिख लेंगे। आगे लिखिए, सूर्य किसका बना है? हाँ, प्लाज्मा तो स्टेट हुई पदार्थ की अवस्था। बना किसका है? सूर्य 2 गैसों से मिलकर बना है बच्चों। सूर्य किसका बना है? अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो सूर्य बना है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है 75% प्लस हीलियम। हीलियम हवा से हल्की गैस होती है, और ये है आपकी 26%। कितना बचा अब? 26, 75, और लगभग 7% चीज़ें अन्य गैस हैं। और अगर गैसों की बात की जाए तो ये गैस की पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा का बना हुआ है। प्लाज्मा। ठीक है, तो सूर्य मुख्यतः 2 गैसों से बना है, हीलियम, हाइड्रोजन, और प्लाज्मा उसकी वो है पदार्थ की चौथी अवस्था। सूर्य की रोशनी चंद्रमा की रोशनी कितनी देर में पहुंचती है तो पता ही होगा आपको। क्या लिख दूं? चलो, जिन बच्चों को नहीं पता वो सनलाइट देख लें। जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य हम देख रहे हैं, वो 8 मिनट 22 सेकंड पुराना होता है। इसलिए इसका प्रकाश ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकंड। और मून लाइट जो होती है, मून लाइट। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, चंद्रमा में खुद की रोशनी होती है या कहीं से उधार लेता है? चंद्रमा में रोशनी होती है खुद की। चंद्रमा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करके ज़मीन पर पहुंचाता है, जिसे चांदनी बोलते हैं हम। ठीक है, चांदनी को आने में लगता है 1.25 मिनट। ठीक है, चांदनी समझ रहे हो ना? चंद्रमा की जो उजियारी रात में जो उजाला दिखता है, वो सूर्य की किरणें परावर्तित होकर चांद से जमीन धरती पर आती हैं। अब तुम मुझे कहोगे सर रात में सूर्य कैसे दिख रहा है? तो रात केवल हमारे देश में हो रही है। अमेरिका में तो दिन ही होता है उस वक्त, होता है कि नहीं? सूर्य कभी अस्त नहीं होता बच्चों। धरती अपनी दिशा बदल लेती है जिससे दिन रात होते हैं। सूर्य अनवरत लाखों वर्षों से चमक रहा है। आगे लिखेंगे, बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना है? बुध का परिक्रमण काल, परिक्रमण सूर्य का चक्कर कितने समय पूरा लगाता है? तो ये लगाता है 88 दिन में। अब बताओ साहिबा जी, 88 दिन में कैसे लगा लेता है सूर्य का चक्कर इतने दिन कम में, जबकि धरती को तो 365 दिन लगते हैं? बोलो। क्योंकि वो पास है, बहुत निकट है। सबसे दूर है तुम्हारा अरुण, उसको 400 साल लगती हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। वो इतनी दूर है, 400 के लगभग।
365 दिन पृथ्वी का परिक्रमण काल, 88 दिन बुध का। बुध सबसे पास है, ठीक है। आगे लिखेंगे, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, बताइए, कोई आइडिया? जिनके उपग्रह नहीं है। तो बच्चों इसको याद करने का ट्रिक बताऊं। अमेरिकी एक राष्ट्रपति हुए थे जॉर्ज बुश। कौन हुए थे? जॉर्ज बुश। तो हम बुश को यहाँ पे बो और ऐसे लिखते हैं, बुश। तो ये हो गया बुध और ये हो गया शुक्र। इन दोनों के उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुश का कोई उपग्रह नहीं है, ऐसे कह सकते हैं हम, बुश का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह। धरती का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। धरती का, हमारी धरती का इकलौता उपग्रह है चंदा मामा, जो कि कल पूजे जाएंगे। कल ही है बकरा चौथ यानी करवा चौथ। मून। करवा चौथ का चांद कितना इम्पोर्टेंट होता है, सोच के देखो। वही चांद जो रोज निकलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन करवा चौथ पे पूजा होती है, अर्घ दिया जाता है, उन्हें पानी पिलाया जाता है। और कल के दिन ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि मैं नहीं निकलूँगा। चलिए आगे लिखिए। धरती माता बेचारी तरस रही होती है कि आ जाओ प्रभु, दिखा दो दर्शन। और जे गुस्से में रहते हैं चंद्रमा, ठीक है। धरती भी गुस्से में है, वैसे आपको लग रहा होगा। धरती का गुस्सा है ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन। मनुष्य सुधर नहीं रहे और पता नहीं क्या होगा। चलिए लिखिए, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी होती है पारसेक। एक पारसेक कितने के बराबर होता है बताओ? 3.6 लाइट ईयर। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक पारसेक में 3.6 प्रकाश वर्ष होते हैं। और एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है बताऊं? आप बताओ। प्रकाश वर्ष मालूम है कितना है? प्रकाश जितनी दूरी एक वर्ष में तय करता है उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं, एक लाइट ईयर। ये बहुत ज़्यादा दूरी होती है, इसको संख्या में लिखना पॉसिबल नहीं है। लिख तो देंगे लेकिन पढ़े नहीं जाएगी। आगे लिखिए, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना अधिक है? सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना। सूर्य काफी बड़ा है पृथ्वी से, 109 गुना ज्यादा है। आगे लिखेंगे, तारामंडल सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ऐसे लिखेंगे, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो उसका नाम है हाइड्रा। ये एक जलीय जंतु भी होता है बच्चों विज्ञान में, इसको बोलते हैं जलीय जंतु हाइड्रा, ठीक है। जो कि मुकुलन विधि से जनन करता है। क्या करता है? अपने समान संतान उत्पन्न करना, ठीक है। इनकी गुस्सा शांत करते हैं थोड़ी सी। चलिए, हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है? हमारी आकाश गंगा का आकार स्पाइरल है। स्पाइरल यानी वलयाकार। वलयाकार। आगे लिखेंगे, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र, इसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं बच्चों। एस्ट्रोलॉजी, एस्टेरॉइड से बना एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। और जो इसका अध्ययन करता है उसको एस्ट्रोलॉजर यानी खगोल शास्त्र
यहाँ लिख दें, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक हैं कोपरनिकस। कौन है? कोपरनिकस। ये सभी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं बच्चों, और 100% रिपीट होते हैं। इनमें से अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। ये केवल NMS या श्रेष्ठा या अटल आवासीय परीक्षा या किसी और अन्य परीक्षा के लिए भी उपयोगी हैं, केवल इन्हीं के लिए नहीं है। आगे लिखिए, पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने बनाया था? बिल्कुल सही जवाब। अगर पता है तो मत लिखो। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक प्रमेय बनाई थी। याद है प्रमेय क्या है? PGP, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई है सर ने आपको? नहीं, चलो हम बता देते हैं। AC² बराबर AB² प्लस BC², यानी ABC ये होता है कर्ण, लंब और आधार। पाइथागोरस के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। AC हो गया कर्ण, AB लंब और BC आधार। इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर होगा, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। और इन्होंने ही बताया था धरती गोल है, जो कि गलत है। धरती गोल है, पाइथागोरस ने बताया सबसे पहले। आगे लिखिए, तारों की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? कोई तारा कितना बड़ा है, तारों की आयु कैसे ज्ञात करेंगे? उनसे निकलने वाली ऊष्मा के आधार पर लिखो। उनसे निकलने वाली ऊष्मा के आधार पर, ठीक। अगला लिखें क्वेश्चन। तारे या सूर्य का चमकना किसके लिए होता है? सूर्य भी तो तारा ही है। तारे और सूर्य कैसे चमकते हैं? कौन सी वैज्ञानिक घटना होती है बताइए? अच्छा, सूर्य कैसे चमक रहा है? वो सूर्य के बाद की घटना बता रहे हो तुम। ये होता है नाभिकीय संलयन। कौन सा? नाभिकीय संलयन की घटना होती है। नाभिक का बनना, नाभिकीय विखंडन माने नाभिक का टूटना, और नाभिकीय संलयन माने दो हीलियम के नाभिक जुड़कर एक हाइड्रोजन का नाभिक बनाते हैं। हाइड्रोजन का नाभिक टूटकर दो हीलियम के नाभिक में टूट जाता है, उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। अब लिखे, हरा ग्रह किसे बोलते हैं? अच्छा, और नीला ग्रह? हरा ग्रह है अरुण, ठीक है। पृथ्वी को कह देते हैं लेकिन वास्तविकता में पृथ्वी नीला ग्रह है। हरा ग्रह अरुण है और पृथ्वी नीला ग्रह है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन समझ रहे हैं आप? देखो और विस्तार से बता दें। हाइड्रोजन के नाभिक का हीलियम के दो हल्के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। टूट रहा है, ठीक है। और जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक नाभिक बना लेते हैं, He2 हाइड्रोजन का एक नाभिक बनाएंगे तो इसे बोलेंगे नाभिकीय संलयन, ठीक है बच्चों। और इसमें निकलती है अपार ऊर्जा। क्या निकलती है? अपार ऊर्जा निकलती है। इसमें भी अपार ऊर्जा निकलती है। अपार का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा, इसीलिए सूर्य में इतनी गर्मी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको हमारी पढ़ाई कैसी लग रही है और क्या सुधार किए जा सकते हैं। संभवतः जो भी प्रश्न इससे बनते थे हमारे स्वर्ण मंडल से राष्ट्रीय आईएम छात्रवृत्ति योग्यता से संबंधित मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। वीडियो को पॉज कर करके पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।